मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दिनांक 10 अप्रैल के सायकालीन अंक में जो 240वां अंक है, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और भैया सभी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। मैंने आप सबसे जैसा कि पहले ही वायदा किया था कि इस सप्ताह पूज्य बाबा साहब के सपनों के आधार पर और उनके बताए मूलभूत सिद्धांत इस देश के उन्नति में, विकास में किस प्रकार सहायक हो सकते थे, उन सिद्धांतों की ओर, उनकी बातों की ओर, किन्हीं कारणों से हम सबका लगातार लंबे समय तक सरकारों में रही राजनीतिक दलों का ध्यान किन्हीं कारणों से नहीं जा पाया। इस कारण कहीं ना कहीं हम हमारा समाज, हमारा देश बाबा साहब के बनाए कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर चलते हुए जिस प्रकार उन्नति की गति को पकड़ना चाहिए था वह नहीं पकड़ पाया। उन कमियों की ओर, उन सिद्धांतों की ओर मैं आपका 14 अप्रैल तक पूज्य बाबा साहब के जन्म दिवस तक लगातार अपने इन अंकों में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आज मित्रों, मैं इसी संबंध में एक बहुत ही बाबा साहब का एक प्रमुख सिद्धांत, शिक्षित बनो और आगे बढ़ो। आखिर क्यों नहीं भारतवर्ष के अंदर विभिन्न सरकारों में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, और ध्यान नहीं दिया गया शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए। तो इसके कहीं ना कहीं मूल में हम सभी हैं, क्योंकि बाबा साहब ने लगातार, मैं अपने अंकों के माध्यम से उनकी चेतावनी को दोहराने का काम आप सबके समक्ष करता हूं और करता रहूंगा, जब तक कि ये बात हम सबके दिमाग में स्थापित ना हो जाए कि यदि कहीं कानून के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लग रहा है तो फिर कानून के ऊपर नहीं, वह कानून को लागू करने वाले हाथों में होगा। और वो हाथ जो कानून को सौंपने का काम करते हैं, जिन हाथों में, वह हाथ अपने मतदान द्वारा हम ऐसे हाथों का सुनिश्चित करते हैं कि वह बाबा साहब का कानून सही मायने में लागू करें, जिससे कि सब उन्नति कर सकें। लेकिन जब हमारा वो निर्णय, हमारा वो काम मतदान के माध्यम से जो बाबा साहब के संविधान को सही हाथों में सौंपने को होता है, वह सही नहीं होता है निर्णय, तो वह सही कानून अपना काम नहीं कर सकता। और जो उन्नति और जो कानून से आशाएं हम सब ने बाबा साहब के बनाए संविधान से की थी, हम सब देखते हैं वे पूर्ण नहीं होती हैं। मित्रों, आज मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा कि किस प्रकार भारतवर्ष के अंदर लगभग 10-12 वर्षों से विपक्षी दलों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मित्रों, आप सब देखते होंगे कि पहले विपक्षी दल, कोई भी सरकार रही हो, कोई विपक्षी दल हो, ग्रामीण क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में सड़क है, बिजली है, पानी है, सुरक्षा है और शिक्षा, ये जो 5 मुद्दे थे, इन्हीं पर राजनीति का अपना क्रम करते थे। जो सत्ता में होता था वो कहता था, भाई मैं ये सड़क बनवा दूंगा, मैं सब आपके लिए पानी दूंगा, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, मैं आपके लिए बिजली दूंगा। और शिक्षा सबसे अंत में आता था। ये बड़ा दुख का विषय है हम सबके अंत में। मैंने या आपने कहीं नहीं सुना होगा किसी भी राजनीतिक दल ने या किसी अन्य ने शिक्षा के ऊपर कोई बहुत बड़ा आंदोलन इस देश की आज़ादी के बाद खड़ा हुआ हो या शिक्षा पर उतना ध्यान दिया। उसका मूल कारण ये, हम भी जब चुनाव आते हैं तो शिक्षा को, एक विषय को, कि शिक्षा कितने हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा साहब का लगातार जोर रहा था शिक्षित बनो और आगे बढ़ो। लेकिन वह जोर जो उन्होंने अपने बातों से, अपने विचारों से हम सबके समक्ष रखा था, उस ओर हमारा ध्यान नहीं गया। और इन आधारों पर आंदोलन खड़े होते थे, लोगों की राजनीति होती थी और विपक्षी दल सत्ता में आ जाते थे, सत्ता दल वाले विपक्ष में पहुंच जाते थे। लेकिन ये समस्याएं खत्म नहीं होती थी। होता यह था कि जो आज सत्ता में वो कल विपक्ष में पहुंच गया, विपक्ष में खड़ा हुआ, उसने जनता के बीच फिर इन्हीं मुद्दों पर काम किया। सड़क, सुरक्षा, बिजली और पानी और शिक्षा, इन्हीं माध्यमों से ये क्रम लंबे समय से देश की आज़ादी के बाद चलता रहा। लेकिन आप सब देखते हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, सड़क बनाओ, बिजली लाओ, पानी लाओ, स्वच्छ पानी,
और जनता की सुरक्षा करो और उसको शिक्षा में कराओ, ये बातें तो होती रही, लेकिन ये मुद्दे लगातार कायम रहे। आखिर कारण क्या था? लेकिन हम सब 10-12 साल से देख रहे हैं विपक्षी दलों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। समावेशी, सर्वस्पर्शी, सबका साथ सबका विकास एक योजना के तहत वर्तमान सरकार में लगातार आप सबसे कहता हूं कि इस देश की आज़ादी के बाद 1947 से 2014 तक का एक कालखंड है, और इस कालखंड के दूसरा हिस्सा जो देश में शुरू होता है वह 2014 के बाद होता है। 2014 के बाद लगातार गांव-गांव में सड़क और बिजली ये पहुंचने के क्रम में पूर्णता की ओर जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी भारतवर्ष एक बड़ा देश है, ये 100% पूर्णता की ओर, लेकिन ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सरकार की दशा व दिशा नियत इस ओर कतई साफ है, और अधिसंख्य 90% कहीं 80% गांव में, और बिजली तो लगभग 100% गांव मजरों तक पहुंच चुकी है। तो ये मुद्दा नहीं बन पाता। सड़क भी पहुंच गई, बिजली भी पहुंच गई, और अब तो गांव से घर घर नल से जल भी पहुंच गया। और सुरक्षा की स्थिति के बारे में मैं ज़्यादा न कहते, आप सब जानते हैं, परिचित है कि इसमें भी बहुत बड़ा सुधार हुआ है। कहीं सुधार की आवश्यकता है तो वर्तमान सरकार, वर्तमान प्रशासन लगातार इस ओर कार्यरत है। लेकिन जो मुख्य विषय जो मेरा आज का है वह है शिक्षा। आखिर ये सबसे प्रमुख विषय होना चाहिए हमारे जीवन का भी। और जब हम शिक्षित होंगे तो पानी है, बिजली है, सड़क है, इनके लिए हम संघर्ष भी कर सकेंगे। लेकिन राजनीतिक दलों ने एक गाय दबाए, सताए, कुचले वर्ग को, गांव, गरीब किसान जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, मजदूर है, जो गरीब तबका है, गुर्बत में बसता है, उसको शिक्षित करने की ओर ध्यान इसलिए नहीं दिया। ये कपटपूर्ण नीति थी कि यदि गरीब का बच्चा, शोषित समाज का बच्चा शिक्षित हो जाएगा, बाकी चीज़ें वो स्वयं छीन लेगा, अपने अधिकार प्राप्त कर लेगा। इसलिए मित्रों इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपका आज ध्यान कुछ अंक बड़ा हो सकता है, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर मनन करें, विचार करें, मंथन करें कि नई शिक्षा नीति 2014 के बाद जो लागू हुई है, शिक्षा व्यवस्था में लगातार हम सब देख रहे होंगे कि ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक शिक्षा को मैकाले से प्रभावित जो अंग्रेजी केंद्रित एक उच्चता की शिकार हुआ करती थी, जो शिक्षा की नीति भाव से, उच्चता के भाव से ग्रसित रहती थी कि अंग्रेजों ने, मैकाले एक उनके अधिकारी थे, उन्होंने ये नई शिक्षा अपनी हिसाब से ये शिक्षा नीति अंग्रेजों के गुलामी के काल में भारतवर्ष को सौंपी थी। और उनका एक उद्देश्य मात्र ये था कि इस शिक्षा नीति के भाव से इस देश के कुछ काले लोगों को, उनके जहनियत में, उनके दिमाग में एक अंग्रेजियत का भाव रखा जाए, और एक गुलाम, एक कैसे गुलामी की मानसिकता से ग्रसित व्यक्तियों को अंग्रेजी का ज्ञान देकर, उसको शिक्षा देकर, उसमें एक झूठा श्रेष्ठता का भाव भरकर, उसी के माध्यम से उसी के स्वदेशी लोगों के ऊपर शासन करने की जो नीति थी, वह शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। आप सब भी देखते होंगे कि उस शिक्षा पद्धति से पढ़े अधिकारी कर्मचारी, जब कोई गांव का गरीब बेचारा धोती फटे पुराने कपड़े पहनकर पहुंचता है तो वह आईएएस, मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग, लेकिन अधिसंख्य इसी मानसिकता से ग्रसित होकर वह अपने को, उस व्यक्ति को दास समझते हैं और अपने को राजा समझकर कुछ अधिकारी व्यवहार आज भी करते हैं। ये हम सब देखते होंगे। यह उनका दोष नहीं है, ये शिक्षा नीति का दोष था। मित्रों, नई शिक्षा नीति ने, मोदी सरकार ने बदलकर स्व संस्कारों, मातृभाषा और गुलामी काल में दबाए सताए वर्ग की आवाज़, उनकी आकांक्षाओं और शिक्षा के माध्यम से सेवा का भाव और उनके सपनों को नई शिक्षा नीति को शामिल किया। इसके लिए वर्तमान सरकार ने केंद्रीय स्तर से राज्य स्तर तक विभिन्न, ऐसा नहीं अकेले ये बना दी, लागू कर दी, शिक्षाविदों, संस्थाओं, एससी वर्ग, जनजातीय वर्ग के छात्रों से, शिक्षकों से, उस वर्ग के लोगों से, थिंक टैंकों से, गांव, नगर और कस्बों के स्तर तक एक बड़ा संवाद कर, एक बड़ी बातचीत, विचार विमर्श का कार्य कर शिक्षा नीति को किया है। और मैं आप सभी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आखिर हमारे देश में शिक्षा को कितने गैर
जरूरी चीज़ों में एक तरह से शामिल किया गया था। जब हम विश्व के विभिन्न देशों में उनकी जो मुख्य जीडीपी होती है, राष्ट्र की सकल घरेलू उत्पाद जो भैया उनको होता है, और बाकी स्तर से हम देखते हैं तो उनमें खर्चा को दर बहुत अच्छी हुई करती। और हमारे देश में हमारे ऊपर राज्य करने वालों ने इसका महत्व न समझकर इसको बहुत नीचे स्तर पर रखा था। मैं आपके भैया ध्यान में जो चीज़ लाना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में जो आज उन्नतशील राष्ट्र कहा जाता है, जिसके तरह का उन्नतशील राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर वर्तमान मोदी सरकार और हम सब 2047 का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो जो अमेरिका में भैया 2020 में अब उसके जीडीपी का 6.4 शिक्षा पर खर्च किया जाता था। चीन जो एक विश्व का एक दूसरे नंबर की शक्ति है, हमारे पड़ोस का देश, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन कैसे बाने भैया अपनी शिक्षा अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, और बाने अपनी जीडीपी को 10.10% खर्च किया। बहुत बड़ा खर्च था। और भैया जाई क्रम में तीसरे चौथे नंबर पर जापान है, बाऊ ने 5.5% से 6% तक बाको खर्चा रहो। और हमारे पड़ोसी देशों का हाल जानेंगे तो पाकिस्तान में मात्र 1.7 और बांग्लादेश में भी 1.77। लेकिन भैया घर के भारत की स्थिति जा से बढ़िया नहीं। भारत भी अपने कुल जो सकल घरेलू उत्पाद मतलब अपनी कुल कमाई का, राष्ट्रीय कमाई का मात्र जो खर्च करता था उसके हिसाब से विश्व में 136वें स्थान पर था। आप जरा कल्पना करें। और उसका ये खर्चा 2.7% से 3% के ऊपर कभी नहीं हुआ देश की आज़ादी के बाद। लेकिन हम 136वें स्थान पे भैया, और एक नॉर्वे देश है वो विश्व में सबसे टॉप के स्थान पर शिक्षा के महत्व को समझता था। और यह भी सब राष्ट्र अपनी जीडीपी का 6% या उससे ऊपर खर्च करने वाले जो राष्ट्र हैं, आप सबके ध्यान में आया होगा कि वही आज विश्व में उन्नतशील राष्ट्र कहे जाते हैं। उनका समाज इस विश्व में बहुत आगे बढ़ चुका है और हम सबको भी आगे बढ़ना होगा। तो अब मोदी सरकार ने लगातार 2014 के बाद अपने जीडीपी का 6% से ऊपर खर्च करने का दृढ़ निश्चय लिया है। और आप सबको जान के भैया जो बहुत खुशी होगी कि पूज्य बाबा साहब के जो 14 अप्रैल पर जो जन्मदिन है, मेरा अनुरोध है जब बात को आप सब जरूर ध्यान रखें कि भारत ने वर्तमान 2014 के बाद धीरे धीरे अपना खर्च शिक्षा पर बढ़ाते हुए 4.6% अपने जो कुल सकल घरेलू उत्पाद जाकर जीडीपी का आता है बा के आधार पर इतना खर्च भैया कर लो है। और उस खर्च का परिणाम भी देख रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ खाली यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि साहब जी कह रहे हैं, आप अपने गांव के स्कूलों में जाके देख लो। मेरा सभी से अनुरोध है कि जाकर सुन के 14 अप्रैल आ रही है, बात से पहले पहले बाबा साहब के सपनों को शिक्षित बनो और आगे बढ़ो को किस प्रकार जो सरकार पूरा कर रही, जरा अपने गांव के स्कूलों में जाके देख लियो। अपने बालकन से पूछ लियो भैया जो जाते हो स्कूल, उनसे पूछ लियो बेटा पहले स्कूल में बिछान को कुछ हो तो कहना दड़ी फट्टी, आज वे बताएंगे साहब फर्नीचर है। आज इसका असर जो 4.6 हुआ है, 3 से मतलब 1.6% बढ़ा, उसका असर आपको गांव गुरबा मजरा तक के स्कूलन में नजर आ रहे हो। सब लिपे पुते हुए हैं भैया, जहाँ बनने चीज़ थी वो बन गई, मतलब आधारभूत ढांचा जिससे कहते हैं बालक बैठ रहे हैं, सब में फर्नीचर है। और तो और अब ई क्लासें भैया गाँव में चल गई हैं और वहाँ में बैठ टेलीविज़न जो घर के देखते हैं, लैपटॉप वगैरह, उसके द्वारा शिक्षा देने का काम अब गांव में तय हो रहा है। जो ब्लैक बोर्ड युग में हम लोग पढ़े, और हमारे तो भैया पढ़े तो स्कूल ही ना हो, कहूँ बाग में बैठ जाते कहूँ कोई। और अब साहब ब्लैक बोर्ड युग से अब गांव के स्कूल भी जो है आधारभूत ढांचा सुधारते हुए डिजिटल बोर्ड तक पहुँच चुके हैं। और आपको ये जान के बड़ा हर्ष भी होगा, ताज्जुब लगेगा कि 2014 से पहले ऐसे डिजिटल स्कूल क्लासेज देश के बड़े बड़े जो संस्थान है शिक्षा के, उनमें 53% में ही। और आज ये स्थिति हो गई कि ये दर लगभग 80 से 90 के बीच पहुंच चुकी है। ये इसका परिणाम है कि आज गांव के मजरन में और गांव गुरबन के स्कूलन में आप देखोगे, जरा आप जाके देखोगे, हम सब ध्यान ना देते हैं अपने बच्चन की शिक्षा के बारे में। बस बालकन को स्कूल भेज देते हैं कि जाओ स्कूल जाओ, और बहुत काम बहुत तो रोक लेते हैं, जो बहुत बड़ी
ये बाबा साहब के सपनों की हत्या करने वाला काम है, जो माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करते हैं कि साहब गेहूँ कट रहे हैं, बालक ना जाएंगे, साहब गेहूँ धान चौरे जा रहे हैं, बालक ना जाएंगे, साहब बालक गौतर को हैं कि ना जाएंगे, कोई काम मकान बन रहा हो तो बालकन को पहले रोक लो शिक्षा से, बच जाए कहाँ। और कऊ जाए कि स्कूल ना देखते हैं कि सरकार हमारे बच्चन की शिक्षा के ताई स्कूलन में का काम कर रही है। मेरा अनुरोध है कि 14 अप्रैल को पूज्य बाबा साहब के प्रतिमा पे जो माला पहनान तय जाएं, पहले अपने स्कूलन में जाके देख लें कि बाबा साहब की शिक्षित बनो आगे बढ़ो की जो नीति थी उस पर सरकार हमारी का काम कर रही है। योगी सरकार का कर रही है, मोदी सरकार का कर रही है, जहाँ प्रदेश में रहते हो वहाँ में जरूर देखें। मित्रों, इसी का परिणाम है कि 2014 के पहले कुल महिला शिक्षिकाएं 34 लाख थीं और आज इनमें 59% की वृद्धि हुई है और इनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। और 2014 के बाद भैया नए विश्वविद्यालय में लगभग 57% की वृद्धि हुई है और जो कॉलेज जो नए खुले हैं 2014 के बाद उनमें 21% की लगभग वृद्धि इस देश के अंदर हो गई है। मित्रों, भारत सरकार जो वर्तमान है लगातार अपने कुल जीडीपी का शिक्षा के अंदर अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा लगातार खर्च करती जा रही है और इसी कारण भारतवर्ष के अंदर गांव गरीब किसान के जीवन में, उनके बच्चन के जीवन में शिक्षा का एक उजियारा फैलता जा रहा है और बाबा साहब का वह सपना कि शिक्षित बनो और आगे बढ़ो, इसी मूल मंत्र पर चलकर जब हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा तो हमारे मोहल्ला आगे बढ़ेगा, मोहल्ला बढ़ेगा, गांव बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। और आप देखेंगे 2047 तक भारतवर्ष बाबा साहब के इसी दिखाए रास्ते पर चलकर वर्तमान सरकार ने इस रास्ते पर चलने का जो तेजी से जो क्रम शुरू किया है, इससे हम सब भारत के भविष्य व विकसित भारत का आधार जो मजबूत हो रहा है, इसी पर चलकर 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो जाए। मित्रों, शिक्षा के ऊपर मेरा एक ये बात हुई, लेकिन एक और मैं आपका ध्यान दिलाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आखिर हम सब भी मनन चिंतन करें। आखिर हमने कभी क्यों नहीं ये विचार किया कि हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारे वोटों से चुनी सरकार, संविधान की, गरीबों की गरीबी हटाओ, तरह तरह की बातें करने वाली सरकारें जो वर्तमान रही थी, वह शिक्षा पर क्यों नहीं ध्यान दे पाए? हमने उनसे क्यों नहीं पूछा? हम आखिर अब 10 साल में क्या बात हो गई कि अब कहीं सड़क की बात ही नहीं है, अब कहीं पानी की बात ही नहीं हो रही, अब कहीं सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं। और शिक्षा जिसके बारे में हमने नहीं कहा, लेकिन सरकार के नेतृत्व ने बाबा साहब के बताए आदेशों के अनुरूप किस प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में कानून की महत्वता बढ़ाने का काम, उनकी शिक्षा को महत्व देने का काम शुरू किया। हम अपने मन को टटोले, मनन करें, चिंतन करें कि आखिर ऐसी सरकार का को सहयोग करने का हमारा क्या उपक्रम रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत आप सबके सहयोग से, आप सबके परिश्रम से, आप सबकी निजी हितों से ऊपर उठकर 2014 में जो आपने ये सरकार चुनने का क्रम शुरू किया, ये उसी का परिणाम है कि आज बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के सपने पूर्ण करने का जो हाथों में आपने सौंपा है, वह हाथ सही कार्य कर रहे हैं और बाबा साहब का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि आने वाले हर चुनाव में, चाहे ग्राम स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, जिला पंचायत का हो, चाहे विधायक का हो, सांसद का हो, हम सब शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए अपने नेताओं से जो हमारे यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, उनसे शिक्षा के बारे में जरूर पूछें। और जो बिंदु बताए, इन्हीं से आप पूछ लें कि आप बताइए शिक्षा में आपकी सरकारों ने क्या किया था, वर्तमान में कितना परिवर्तन आया है। जब हम इस ओर ध्यान रखेंगे तो हम सचेत रहेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि बाबा साहब के सपनों को पूर्ण करने में लगें और इसकी शुरुआत हम अपने परिवार, अपने बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर दें और आगे बढ़ें, सचेत रहें, सजग रहें और संगठित रहें। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन मित्रों से मेरा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राम।